हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसको पढ़ने से पहले यदि मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं तो राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इतिहास से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें अगर किसी भी एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 में से जैसे कि लगभग 20 में से 8 से 10 प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी वीडियो को। यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले एक प्रारंभ कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ से होता है, इसको भी हम समझने वाले हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ है वो देखा जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना से इसका प्रारंभ होता है, और इसका अंत जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तो इसका अंत हो जाता है। अर्थात जब हम आज़ाद हो जाते हैं अंग्रेजों के चंगुल से तो राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पहली क्लास है हमारी, और इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्रारंभ और अंत कहाँ में होता है और आगे हम बारी बारी से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका प्रारंभ जो है यदि देखा जाए तो प्रारंभ होता है कांग्रेस INC, जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना से इसका प्रारंभ होता है, INC की स्थापना से। ठीक है, तो इसका प्रारंभ यदि देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना से इसका प्रारंभ होता है। और यदि इसका अंत देखा जाए, अंत या फिर ये पूरा हो जाता है जैसे कि जो तो ये होता है जब भारत को आज़ादी मिला अर्थात 1947 में। ठीक है, तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हम INC अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसका प्रारंभ होता है, और इसका अंत जो है जब हम आज़ाद हो जाते हैं तब इसका अंत हो जाता है। तो जब अब इसको हम समझते हैं कि INC की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी और इसके बारे में सब समझने वाले। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा दूं थोड़ा। यदि हम देखा जाए तो राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में समझेंगे। इसी की विचारधारा के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलन का विभाजन किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसको पहले मैं लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसका फर्स्ट चरण जो है वो जाता है कांग्रेस की स्थापना अर्थात 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और इससे लेकर जाता है लगभग 1905 तक, जब बंग भंग आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन जब होता है तो इसको जो है यहीं तक जाता है। क्योंकि इसके बाद 1905 में जो उग्रवादी लोग जैसे कहते हैं लाल बाल पाल, इनका जब इसमें पदार्पण हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इसके बाद ये विचारधारा जो होती है दूसरे चरण में पहुंच जाती है। इसको समझ लेते हैं। द्वितीय चरण यदि देखा जाए तो द्वितीय चरण पहुंचता है 1905 से लेकर बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ होता है, इससे लेकर पहुंचता है लगभग 1919 या लगभग 20 तक कह देते हैं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1919 अर्थात जब तक गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से पदार्पण नहीं हो जाता है तब तक की ये चरण चलता रहता है। इसके बाद जब रॉबर्ट सत्याग्रह गांधी जी करते हैं, इसके बाद जब गांधी जी का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जब पदार्पण हो जाता है, इसके बाद ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये तीसरे चरण में पहुंच जाता है। तृतीय चरण इसको समझ लेते हैं। तृतीय चरण में क्या है कि जो है तृतीय चरण में 1920 से लेकर 1919-20 से लेकर ये पहुंच जाता है लगभग जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 1947 तक। तो इन्हीं 3 चरणों में इसको समझते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को। पहला चरण जो है इसमें 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या पृष्ठभूमि थी, इसको भी समझेंगे। और स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हो जाता है अर्थात बंगाल का जब विभाजन कर देता है करजन,
तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ होता है। और इसके बाद ये जो चरण पूरा जो 1885 से लेकर 1905 तक का है, इसमें क्या है कि इसमें जो है उदारवादी लोग जो थे, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण नेता थे, उन्हीं के चारों ओर ये आंदोलन चलता है, मतलब प्रथम चरण जो है चलता है। ठीक है, तो इसमें इसको कहते हैं कि उदारवादी चरण के रूप में भी जाना जाता है। उदारवादी कह सकते हैं, उदारवादी चरण भी कह सकते हैं। हालांकि उदारवादी नेता जो थे उनके अनुसार ही उन्हीं के चारों ओर इन आंदोलन चलता है। और इसके बाद जो है 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, तो इसके बाद ये जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये पहुंच जाता है गर्मपंथी अर्थात उग्रवादी नेताओं के हाथों में। तो यहाँ से शुरू हो जाए 1905 से लेकर लगभग 1919-20 तक जो है ये रहता है राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी लोगों के हाथ में अर्थात उग्रवादी। ठीक है, ये यहाँ पर उदारवादी, यहाँ पर उग्रवादी नेताओं का नेताओं लिख लो या फिर चरण लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो उग्रवादी नेताओं के हाथ में उग्रवादी नेता कौन कौन से हैं? तो उग्रवादी नेताओं में यदि बात करें, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, अरविंद घोष हैं। तो बहुत सारे नेता हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और तीसरा चरण जो है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं, 9 जनवरी 1915 को लौट कर आते हैं पूर्ण रूप से। हालांकि 1893 में ये मतलब जाते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, एक वहाँ के एक स्थानीय लोग थे, उनके दादा अब्दुल्ला जिनका नाम है, तो उनके बुलाने पर ये वहाँ पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्टर पर जाते हैं। लेकिन लगभग वहाँ 1893 में जाते हैं और लगभग 1915 में लौट कर आते हैं, लगभग 22 साल तक वहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि मैंने सिखा दिया। तो 1915 में लौट कर आते हैं और 1919 में जब रौलट सत्याग्रह होता है, तो पूर्ण रूप से गांधी का पदार्पण हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो ये तृतीय चरण की समाप्त हो जाता है। तो ये 3 चरणों को हम समझने वाले हैं और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। अब इसको समझते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के लिए पढ़ूँ। कांग्रेस, मैं सीधे कांग्रेस ही लिख जाऊँ। ठीक है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि समझते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो कांग्रेस जो थी, इसको यदि बात में, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ में लिख देता हूँ। शाब्दिक अर्थ, जो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जो है विचार विमर्श करने वाली सभा या फिर संस्था। ठीक है, इसका जो कांग्रेस जो है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब उसमें इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो था वो ये था कि विचार विमर्श करने वाली संस्था या फिर कोई सभा। ठीक है, विचार विमर्श करने वाली संस्था या सभा। ठीक है, तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ था कि जो कांग्रेस थी, इसका अर्थ था कि शाब्दिक अर्थ ये था कि विचार विमर्श करने वाली संस्था या फिर सभा। ठीक है, अब ये समझेंगे कि इसकी जो कांग्रेस जो इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ, मतलब किसमें मिली और कब मिली, तो इसको भी समझते हैं। तो कांग्रेस जो है, इसकी सबसे पहले सार्वजनिक जो घोषणा है वो मिली थी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, घोषणा कब हुई थी। तो एक सबसे पहले मिलती है, एक अखबार है, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था हिंदू। ठीक है, हिंदू नाम का ये एक अखबार है, इसमें इसकी सबसे पहले सार्वजनिक घोषणा मिलती है। और एक कब, किस तारीख का है, तो 5 दिसंबर 1885। ठीक है, तो 5 दिसंबर 1885 का जो भी अखबार है, उसी में सबसे पहले इस कांग्रेस के बारे में जानकारी मिलती है। और अखबार का नाम क्या है, तो हिंदू। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं।
अब इसका प्रारंभिक नाम क्या था, इसको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्यों कहा गया, किसने इसका श्रेय जाता है, इसको भी समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। यदि बात करें तो कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में सब समझते हैं। ठीक है, तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका प्रारंभिक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रारंभिक नाम था IN इंडियन नेशनल यूनियन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसका जो प्रारंभिक नाम, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी पूर्व संस्था क्या थी या इसका पूर्व नाम क्या था, तो ये पूछा गया प्रश्न है। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका प्रारंभिक नाम ये था। अब इस भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने का श्रेय किसको जाता है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, श्रेय जाता है दादा भाई, मैं लिख देता हूँ DVN। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने ही इसका श्रेय, मतलब उन्हीं को जाता है, उन्होंने ही जो इंडियन नेशनल यूनियन है अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। और इसके पूर्व संस्था का नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें। अब समझते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके पीछे वजह क्या थी। तो मैं पहले थोड़ा बता दूँ। कांग्रेस की INC की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, जो स्थापना है इसकी हुई थी 1845 में। 1845 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, और ये विद्यालय था कहाँ, तो ये था बम्बई में। ठीक है, बम्बई में ये विद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और ये जो विद्यालय था ये ग्वालियर टैंक मैदान के प्रांगण में था। तो ये मैं लिख देता हूँ नीचे, ग्वालियर टैंक मैदान, एक ग्वालियर टैंक मैदान है बम्बई में। ठीक है, तो उसी मैदान के प्रांगण में ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1845। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नीचे बम्बई। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना जो है 1845 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में है। और ये ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, तो बम्बई में है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण संदर्भ हैं उनको हम समझते हैं। अब मैं आगे बताऊँ कि इसकी स्थापना की किसने थी, इसकी स्थापना किसने की, किसने की तो मैं लिख देता हूँ A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। अब इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। साधारणतः अधिकतर सभी लोगों को पता होगा कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना क्यों की, इसके पीछे क्या वजह थी, अब उसको समझते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि इसकी स्थापना क्यों की थी A.O. ह्यूम ने, क्या जरूरत थी, उसको समझते हैं। A.O. ह्यूम ने स्थापना इसकी इसलिए की थी क्योंकि इसके पीछे एक कथन है जिनका
वो इनके मित्र हैं, उनको पहले समझते हैं। इनके दोस्त हैं जिनका नाम है विलियम वेडरबर्न, ठीक है। विलियम वेडरबर्न जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी थी, तो उसमें क्या था कि ह्यूम की जीवनी में उन्होंने एक कथन लिखा था कि लेटन के कार्यकाल में जो है राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है विपत्ति की कगार पर था, तो ऐसा उन्होंने कथन लिखा था। तो इसके पीछे वजह क्या थी, अब इसको समझते हैं कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की। ठीक है, तो ये संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी। अब इसके पीछे एक वजह है कि इनके मित्र थे जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न, तो उन्होंने ह्यूम की, अर्थात मैं पहले बता देता हूँ कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की। तो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि इनके मित्र थे जिनका नाम है, पहले समझा देता हूँ, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ठीक है। अब विलियम वेडरबर्न कौन थे, आपको सारी बातें मैं समझाने वाला हूँ, पहले थोड़ा लिख दूँ, ठीक है। तो विलियम वेडरबर्न कौन थे, ह्यूम के पहली बात तो मित्र थे, ह्यूम के मित्र, और दूसरा एक इनके साथ कार्य भी करते हैं, तो सहकर्मी, ठीक है। तो ह्यूम के मित्र थे, ह्यूम के सहकर्मी थे। इन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी थी, ह्यूम के अर्थात जीवनीकार भी थे, ह्यूम के जीवनीकार, ह्यूम के जीवनीकार थे विलियम वेडरबर्न, ठीक है। तो सबसे पहले इनको समझते हैं, इसके बाद आप ध्यान रखिए सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ह्यूम के मित्र भी थे क्योंकि इनके साथ कार्य करते थे। दूसरा बात, ह्यूम के जीवनीकार भी थे। अब ये जीवनीकार थे तो ह्यूम की जीवनी ने इन्होंने कब लिखी थी और कब प्रकाशित हुई थी उसको ह्यूम की जो जीवनी इन्होंने लिखी थी 1913 में एक प्रकाशित हुई, ठीक है। 1913 में एक प्रकाशित हुई। तो 1913 में जब ह्यूम की जीवनी प्रकाशित हुई थी, इसी जीवनी में ह्यूम ने जो है ह्यूम ने नहीं, विलियम वेडरबर्न ने एक कथन लिखा था कि लेटन के कार्यकाल में, इन्होंने एक कथन लिखा था कि विलियम वेडरबर्न ने कथन लिखा था कि लेटन के कार्यकाल में भारत जो है विस्फोट की कगार पर था। अब इस कथन को पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आप समझेंगे। इनका एक कथन है, इधर लिख देता हूँ, कथन कि लेटन के कार्यकाल में थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। लेटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था, ठीक है। तो इसका कथन कि लेटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। भारत खड़ा था कहाँ, विस्फोट की कगार पर। अब ये विस्फोट होने वाला था, इसके पीछे क्या वजह थी, ठीक है, इसको समझते हैं कि एक कथन जो था कि लेटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। एक कथन जो था विलियम वेडरबर्न ने जो हालांकि मैंने बता दिया। तो ह्यूम की जो जीवनी 1913 में प्रकाशित हुई थी, 1913 में जो जीवनी प्रकाशित हुई, उसी में एक कथन कहा था, और इसी को आधार बनाकर जो है लाला लाजपत राय जो है उन्होंने कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के बारे में आपने सुना होगा। तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय ने इसी कथन को आधार बनाकर कहा था। अब इससे पहले मैं आपको ये सुना दूं कि लेटन के कार्यकाल में कौन से कार्य हुए थे, कौन से गंदे कार्य किए थे जिसके लिए भारत जो है विस्फोट की कगार पर खड़ा था, ठीक है। अब इसके आगे को हम समझते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। लेटन ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिसके कारण जो है भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था, ठीक है। अब समझते हैं। सबसे पहले दो डेट को समझते हैं। लेटन का जो कार्यकाल था मैं लिख देता हूँ। लेटन का कार्यकाल जो था 1876 से लेकर 1880 के बीच उसका कार्यकाल था, ठीक है। अब इसी के बीच इसने दो डेट हमें पढ़ना बहुत जरूरी, उनको समझते हैं। एक थी 1877, एक है 1878,
इन्हीं दो वर्षों में इसने बहुत ही गंदे कार्य किए थे, जिसके कारण जो है विलियम बेटरमैन ने कहा था कि भारत जो है विस्फोट की कगार पर खड़ा है। अब सुनते हैं 1877 में दो दो कार्य इसने गंदे किए थे। पहला क्या किया कि एक तो इसने 1 जनवरी 1877 को इसने लगवाया था दिल्ली दरबार, पहला जिसे कहते हैं फर्स्ट दिल्ली दरबार। हालांकि 3 दिल्ली दरबार लगे थे, एक 1870 में और दूसरा 1903 में और तीसरा लगा था 1911 में। ठीक है, तो उसको हम आगे समझने वाले हैं, हालांकि इसको अभी समझते हैं। तो 1 जनवरी 1870 को लगा था प्रथम दिल्ली दरबार, और इसमें क्या हुआ था कि जो रानी विक्टोरिया थी उसके सम्मान में ये लगा था। ठीक है, तो उसको सुनते हैं। हालांकि पहले मैं दूसरी बात और बताऊँ, और इसी कार्यकाल में हुआ था जो है जो ICS में जो भी लोग भर्ती होते थे उनकी जो आयु थी उसको बढ़ा दिया गया था। तो ICS की आयु बढ़ाई, आयु जो थी वो 21 वर्ष से बढ़ा दी 19 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। तो अब हम पहले मैं इसको समझा दूँ, इसके बाद इसको भी समझते हैं। तो क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1870 को जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, और यहाँ पर रानी विक्टोरिया जो थी उसके सम्मान में उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए ये हुआ था। और इसमें जो वायसराय कौन था, तो ये था लिंटन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि किसी की जो है साम्राज्ञी घोषित करना भारत की, क्योंकि इनके जहाँ जहाँ भी उपनिवेश थे, जैसे कि एक भारत भी था और अन्य कई देश थे, लगभग कई सारे देश थे जिन पर इंग्लैंड का जो है अधिकार था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जब 1 जनवरी 1870 को ये दिल्ली दरबार लगा था, तो इसमें जो है रानी विक्टोरिया जी थी उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर रहे थे। तो कोई किसी का सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा था, महंगी महंगी शराबें परोसी जा रही थी, महंगी महंगी व्यंजन बने थे। तो कोई सेलिब्रेशन करना कोई गलत बात नहीं है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, हालांकि अच्छी बात है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन करने का समय जो था वो बड़ा गलत था, क्योंकि इसी समय जब 1870 में ये दिल्ली दरबार हो रहा था, उसी समय में दक्षिण में क्या था कि बहुत अकाल पड़ रहा था। अकाल पड़ने से ये समझ रहे थे कि बहुत से लोग जो थे वो भूखों मर रहे थे, और एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या था कि एक तरफ सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ ये लोग जो थे भूखे मर रहे थे, जिसके कारण क्योंकि बहुत मैं कह रहा हूँ कि अकाल पड़ा था, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब जिन लोगों ने इसको झेला होगा वो बहुत ही बुरी स्थिति है ना, तो ये इसीलिए और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग भूखे जब मर रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि खाने को नहीं था। तो लोग जो है मृत शरीर, जो लोग मर जाते थे उनके शरीरों को ढूंढते थे। इसी समय की बात कर रहा हूँ मैं, मृत शरीरों को ढूंढते थे जिससे कि उस शरीर से गोश्त निकाल लिया जाए और उसको मैं खाकर अपना पेट भर सकूँ। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उसमें, और इसी समय जो था प्रथम दिल्ली दरबार लग रहा था, तो ये सारी समस्याएं थी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जब इन्होंने ICS की सीमा, जो ब्रिटेन था इसने ICS की सीमा जो 21 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ICS में जो भी लोग भर्ती हो रहे थे उसमें क्या था कि ICS एक अच्छा पद होता है, और आज के समय में देखा जाए तो जो IAS है उसी को पहले ICS था, उसे कहते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस से कहा जाता है साम्राज्यवादी सिविल सेवा। लेकिन आज के समय में हो गई है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो उसमें ऐसी थी, आज के समय IAS। तो आज के समय में देखा जाए तो IAS में बहुत ही बौद्धिक लोग होते हैं, और बौद्धिक व्यक्ति जो भी है वो इसके माध्यम से जब ICS में भर्ती होते हैं तो वो समझ लेते हैं कि क्योंकि वो जो अंग्रेज हैं उनके समझ बैठते हैं, सारी बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि वो समझ लेते हैं कि इन्होंने आयु सीमा क्यों बढ़ाई। तो इससे उनकी जो है उनको समझ में आ गया कि इन्होंने आयु सीमा क्यों बढ़ाई, क्योंकि ये लोग हमें भर्ती नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी भी ये उनको भी ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ICS जो होते थे भर्ती, वो बौद्धिक वाले व्यक्ति होते थे, बुद्धि उनकी बहुत ही अच्छी थी, तर्क सीमा बहुत ही अच्छी होती, जैसे कि वो समझ लेते क्योंकि इन्होंने हमें क्यों हटाया है, वो सारी बातें जानते थे, जिसके कारण इन्होंने इसको झगड़ा दिया। अब ये तो दो विद्रोह, दो कहानी इन्होंने गंदे कार्य की थी। ठीक है, एक तरफ दिल्ली दरबार लग रहा है, दूसरी तरफ ICS की सीमा बढ़ा दी, और दूसरे 1878 में दो बार और हुए। एक था 1878 में हुआ था, जिसे कहते हैं बन्ना क्यूलर रेशन।
ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और दूसरा था आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो ये दो कार्य हुए थे। अब इसको भी समझ लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जो कि 1878 में आया। इसके कई नाम हैं, जैसे इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछे गए। गैंगिंग एक्ट किसे कहते हैं, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसी को गैंगिंग एक्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ जो आर्म एक्ट था, इसमें क्या था कि जो भी मतलब भारतीय लोग थे वो अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते, मतलब कैसे नहीं रख तो सकते थे लेकिन बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते थे। दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, इसमें क्या था कि जो भी पत्र पत्रिकाएं भारतीय भाषा में जो भी पत्र पत्रिकाएं मतलब प्रकाशित होती थी, उनको सबसे पहले प्रकाशित करने से पहले क्या था कि जो भी पास के मजिस्ट्रेट होते थे उनके समझ प्रस्तुत करना होता था इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसे कहते हैं भारतीय भाषा प्रतिबंधी मतलब अधिनियम, इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट होते थे उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता था जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे उसको। ठीक है, तो जब उसको प्रकाशित करने से पहले उनके सामने रखते थे, तो उसमें क्या था कि जो भी अनैतिक, मतलब उनके हिसाब से अनैतिक, हमारे हिसाब से देखो, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की जो भी भड़कने वाली जो भी विचारधारा थी, जैसे कि आपने सुना होगा कि केसरी जो है, केसरी में क्या था कि केसरी लड़की थी, उसमें उसी के माध्यम से उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। उनमें उन्हीं लेखों के माध्यम से मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि केसरी जो था वो भी एक समाचार पत्र था, तो केसरी में तिलक जी ने कुछ लेख लिखे थे जिनको आधार बनाकर जो थे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या था कि क्रांतिकारी आंदोलन में महाराष्ट्र में, अर्थात पूरे भारत की बात कीजिए तो पूरे भारत में सबसे पहले जो है क्रांतिकारी जो संगठन बना था उसका नाम है व्यायाम मंडल, जो कि कहा जाता है पूना में बना था और 1896-97 के आसपास बना था। ठीक है, तो उसी को आधार बनाकर उन्होंने वहाँ पर जो थे चापेकर बंधु थे, उन्होंने प्लेग कमिश्नर था एक रैंड और टेरर, ठीक है, उन दोनों को गोली मारकर, क्योंकि वो अनैतिक व्यवहार करते थे, मतलब भारतीयों के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार करते थे, जिसके कारण उन्होंने उसको मार दिया। तो ये चीज़ इनके समझ में आ गई थी, जैसे लेटन है, वायसराय और भी लोग थे कि इनको इसको प्रतिनिधि करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से मतलब जो प्रेस के माध्यम से जो पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें मतलब प्रकाशित होती थी, उनमें ऐसे जो थे राष्ट्रीय आंदोलन को भड़काने वाले जो है चीज़ें लिखी जाती थी, जिनको पढ़ते थे, जिनको जो भारतीय पढ़ते थे तो उनके अंदर जो है ज्वाला उठती थी। तो ये बात इनके समझ में आ गई, इसी कारण वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। और आर्म्स एक्ट, क्योंकि मतलब हमारे जो भारतीय थे उनको जो है मतलब अस्त्र बिना लाइसेंस के नहीं रखते थे, और लाइसेंस लेना बहुत ही कठिन था। तो ये सारी बातें हैं, तो इन्हीं दोनों जगह की बातें दिल्ली दरबार और ICS की आयु सीमा बढ़ाई इन्होंने, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, इन सभी चीज़ों को देखकर ही जो मैंने अभी बताया था कि जो ह्यूम का मित्र था विलियम वेडरबर्न, उसी ने इन चीज़ों को आधार बनाकर ही कहा था कि लेटन के कार्यकाल में भारत जो है विस्फोट की कगार पर खड़ा था। तो इस चीज़ों को कि विस्फोट की कगार पर खड़ा था, तो ह्यूम के समझ में आ गई कि किसी भी मतलब विद्रोह क्यों होता है, तो विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि अर्थात आपकी जो नीतियाँ हैं बहुत ही गंदी होंगी, तो इसी के कारण विद्रोह होता है। तो उसने देखा कि लेटन ने ये सारे गंदे कार्य किए थे जिसके कारण विद्रोह हुआ। तो जो ह्यूम था वो एक अच्छा आदमी था, बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि ह्यूम ने सोचा कि इनको एक पटल दे दिया जाए या मतलब कोई साधन दे दिया जाए जिसके माध्यम से अपना जो विद्रोह है, अपना विद्रोह नहीं, अपना ये जो आक्रोश है वो किसी मतलब उसके माध्यम से समाप्त कर दें। तो ह्यूम ने जो है इनको एक साधन दिया था और वो साधन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब समझते हैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। तो ह्यूम ने जो है इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की थी, और कांग्रेस की स्थापना जब हो गई तो इसके हालांकि इसके पीछे भी कई सारे संगठन थे, हालांकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा कि जो देखा सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन स्थापित हुआ था उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी अर्थात 1838 में एक मतलब संगठन स्थापित हुआ था, और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसको भी समझेंगे। और इसके बाद जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मतलब 1843 में, इस प्रकार से ये संगठन जो है
इसकी पृष्ठभूमि में थे इंडिया लीग और मतलब कई सारे थे, इंडियन एसोसिएशन। और मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो कांग्रेस है इसकी पृष्ठभूमि में कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसको समझ लेते हैं, थोड़ा एक तत्व बचाए उसको भी समझते हैं, फिर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कि जब विलियम बेटरमैन ने 1913 में ह्यूम की जीवनी जब प्रकाशित की, तो ह्यूम की जो जीवनी थी उन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने पढ़ा उनको, और उनको किसने पढ़ा, तो लाला लाजपत राय। उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है एक षड्यंत्र का पड़ा है, और षड्यंत्र किसने किया था, क्यों किया था, इसको भी समझते हैं। जब उन्होंने पढ़ा तो कहा जाता है कि जो जैसे सुरक्षा कपाट या फिर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत हमने पढ़ा होगा, तो सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है एक किसने दिया, इसको ध्यान दें। तो 1913 में जब ह्यूम की जीवनी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत अब इसको मैं थोड़ा समझा दूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ। जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था 1913 में जब ये ह्यूम की जीवनी को लिखा था विलियम बेटरमैन ने, और उसको जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने पढ़ा, जिनमें लाला लाजपत राय जी ने जब इसको पढ़ा तो देखा कि सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत था। अब सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था, पहले इसको समझते हैं, इसके बारे में बताऊंगा कि किसने दिया, कब दिया, किसने दिया। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ये था, जैसे कि देखा जाता है कि जब बिजली गिरती है, ठीक है, तो बिजली जब गिरती है तो देखा जाता है कि जो खंभे वगैरह होते हैं उन पर गिरती है तो सारा चीज़ नुकसान होती है। उसी प्रकार से जो ह्यूम था उस समय इतना देखा जाए कि आक्रोश का माहौल था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी कि उसके बैकफुट में इतने सारे संगठन स्थापित हो गए थे कि कांग्रेस की स्थापना करना एक जरूरी कार्य था। तो सिद्धांत में क्या था, किसने दिया, तो दिया था लाला लाजपत राय, ठीक है। और कब दिया, तो ये दिया था 1916 में। इसमें 1913 में जब जीवनी प्रकाशित हुई थी और 3 साल बाद ही उन्होंने 1916 में ये सिद्धांत दिया। किसमें दिया, तो ये दिया था यंग इंडिया की एक पुस्तक थी, उसमें ये दिया, ठीक है। तो सारी बातें मैंने बताई आपको कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था, तो अब किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। कब दिया, 1916 में, यंग इंडिया पुस्तक। क्योंकि एक गोखले जी का एक कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता। ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख दूँगा कथन गोखले जी। आगे मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि गोखले जी का कथन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि कोई भारतीय आगे आता तो अंग्रेज जो थे उसमें मतलब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इसको कोई भी संगठन होता उसको समाप्त कर देते। तो इसलिए भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने सोचा कि ह्यूम को आगे कर दिया जाए, और जब ह्यूम को उन्होंने आगे किया, अर्थात ह्यूम ने ही स्थापना की, जब ह्यूम को उन्होंने आगे किया तो क्योंकि ह्यूम एक अंग्रेज था तो उन्हें पता था कि कोई अंग्रेज जो है दूसरे अंग्रेज का नुकसान नहीं करेगा, तो इसलिए उनको आगे बढ़ाकर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी और कांग्रेस की स्थापना हो गई, जो कि आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में नहीं, उस समय में देखा जाए तो उसमें की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रखी जाती है, ठीक है। तो ये सारे संदर्भ थे। तो ये कथन को याद रखना चाहिए कि गोखले ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था। एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और तो ये सारी बातें थी, मैंने आज जितने भी संदर्भ थे उनको समझाया। और एक कथन और भी याद रखते हैं यहाँ पे कि किसने कहा था, ह्यूम ने एक कथन कहा था, और ह्यूम ने एक कथन लिखा था, एक क्या कहते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसमें, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक उसमें पत्र में लिखा था कि बिखरे हुए लोग शक्तिहीन ही होते हैं, आवश्यकता है एक संगठन की। और ये संगठन कौन सा था, तो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। और ये ह्यूम ने एक पत्र लिखा था
कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्थानांतरित हुए। ठीक है, तो जितने सारे कथन थे मैंने वो भी आपको बताया, और कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बैकफुट में क्या था, और शक्तिवाद का सिद्धांत क्या था, ये सारी बातें, और ह्यूम ने क्यों की थी, ह्यूम का जो जीवनीकार कौन था, ह्यूम का मित्र कौन था, और जीवनी इसकी प्रकाशित कब हुई थी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। और राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से चरण हैं मैंने आपको वो भी बताया कि 3 चरण हैं। पहला चरण था कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, और दूसरा चरण था जिसे 1885 से लेकर 1905 तक का जो दौर था वो उदारवादी नेताओं के हाथ में ही था। ठीक है, और आप परेशान मत होइए, उदारवादी नेता कौन थे और इनके क्या कार्य थे, ठीक है, उनको भी समझेंगे। और जो है इसके बाद 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, अर्थात कर्जन जो था उसने बंगाल का विभाजन किया, उसको भी अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि इसकी घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। हालांकि ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और इसी के जब घोषणा की, उसी 20 जुलाई 1905 को जब घोषणा की, इसके कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने एक सभा रखी, वो सभा रखी थी 7 अगस्त 1905 को। उसी दिन से कहा जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसी दिन से प्रारंभ हुआ। तो ये सारे संदर्भ जो हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और मैंने इतने सारे संदर्भ मैंने आपको बताए, किसी न हर संदर्भ से किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी संदर्भ थे उनसे सारे संदर्भों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो मैंने बताया था कि ह्यूम का जीवनीकार कौन था, तो 1913 में ये जो जीवनी थी विलियम बेडमैन जो कि इसका सहकर्मी था, उसने इसको प्रकाशित किया था। तो ये डेट भी पूछी जाती है कि ह्यूम की जीवनी कब प्रकाशित हुई थी, किसने की थी, कब की थी, और मतलब ह्यूम का जीवनीकार कौन था। और विलियम बेडनबर्ग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने जो है कांग्रेस की जब मतलब इसके जब अधिवेशन होते हैं तो 1889 जब 5वां अधिवेशन होता है, 1889 में जब होता है 5वां अधिवेशन कांग्रेस का, तो उसमें भी ये अध्यक्षता करता है, और उसके बाद मतलब 2 बार अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है विलियम बेडनबर्ग। ठीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और सारे जैसे कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई, मैं एक बार सारी बातें रिकॉर्ड करा देता हूँ। जैसे गोखले का कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था, एक कथन भी पूछा गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। सेठीवाल का सिद्धांत किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। कब दिया था, 1916 में। किसने दिया था, इंडिया में। ये सारे जो संदर्भ भी पूछे गए। ठीक है, और जो 3 चरण हैं, जैसे कि मैंने बता दूं फिर से कि प्रथम चरण जो था वो था 1885 से लेकर 1905 तक था पहला चरण, जिसमें क्योंकि उदारवादी जो नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और भी कई नेता थे, तो उन्हीं के चारों ओर एक मतलब कांग्रेस चलती थी। क्योंकि प्रथम चरण देखा जाए तो उदारवादी चरण के रूप में जाना था, क्योंकि उदारवादी लोगों का उसमें प्रभाव था कांग्रेस में। इसके बाद जब 1905 में दूसरा जो चरण है, जैसे कि 1905 से लेकर 1919 में मैंने हालांकि लिखा है, तो दूसरा जो चरण था उसमें क्या था कि उदारवादी के जो था, उदारवादियों ने, क्योंकि इनकी नीति जो थी आवेदन प्रतिवेदन की नीति थी, इनको जो है मतलब देखा जाए तो इंग्लैंड की जो संसद थी उसमें बहुत ही प्रकार इनकी मतलब ये विश्वास करते थे। हालांकि इनका जो है जो विश्वास था वो भी टूटता है 1905 के आसपास, क्योंकि इन्होंने 20 साल तक लगभग बहुत ही अच्छे से देखा जाए तो पत्र पत्रिकाएँ या फिर आवेदन प्रतिवेदन ये सारी के माध्यम से इन्होंने इंग्लैंड की संसद को बदल दिया। हालांकि हुआ कुछ नहीं। इसके बाद ये जो आंदोलन है द्वितीय चरण में जब पहुंचता है 1905 में, तो 1905 के बाद क्या है, ये 1905 से लेकर जब तक गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ तब तक ये रहता है गणपति लोगों के हाथ में, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, और पंकज चटर्जी, अरविंद घोष, कई सारे मतलब महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके हाथ में ये आंदोलन चल जाता है। ठीक है, जब गांधी जी आ जाते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को ये जब वापस आते हैं, इन्हीं के नाम पर गांधी जी के जब वापस आते हैं तो 9 जनवरी को जो है देखा जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, कदम पूछा जाता है। और जब आ गए तो इसके बाद इन्होंने 1916 में कई सारे काम किए थे, जैसे कि 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करवाई थी। हालांकि 1915 से प्रारंभ किया था, 1916 में स्थापना कराई थी। और 16 के बाद क्या था, 17 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसको भी चंपारण सत्याग्रह। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1919 में इन्होंने रॉल्ट सत्याग्रह, जब देखा जाए तो रॉल्ट एक्ट आया था उसके विरोध में जब रॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने किया था, तो रॉल्ट सत्याग्रह जो था वो एक अखिल भारतीय आंदोलन था। तो यहीं से कहा जाता है कि गांधी का पदार्पण हुआ था।
ठीक है। इन सभी सारी बातों को मैं बताने का मंतव्य था कि आपको ये संदर्भ जो है समझ में आया कि कौन कौन से चरण हैं और कहाँ से कहाँ तक इनकी जो है समझाया है। जब गांधी जी का पदार्पण हुआ था 1900 लेकर, इसके बाद देखते हैं रोल्ड सत्याग्रह, इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है, इसके बाद साम्यवादी आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद कई सारे कैबिनेट मिशन और जो है पेबल योजना, शिमला सम्मेलन, फिर ऐसे मतलब कई सारे चलते हैं कैबिनेट मिशन, इसके साथ ही ये मतलब राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन करके अच्छे से समझने वाले, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी और कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कौन इसके पीछे जिम्मेदार था, कौन मतलब सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और यदि समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।